हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे से होंगे। मैं निजामुद्दीन अंसारी अपने यूट्यूब चैनल निजामुद्दीन एकेडमी में आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। मित्रों, आइए आज हम लोग देखते हैं जेपीएससी, जेएसएससी, सीजीएल और सहायक आचार्य के लिए मध्यकालीन भारत का इतिहास। और इसमें आज हम लोग देखेंगे जेपीएससी प्रीलिम्स पीवाईक्यू पेपर 1 के लिए। इसमें जो है 2003 से लेकर 2021 तक पूछे गए सभी प्रश्नों का व्याख्यात्मक उत्तर देखेंगे। और इसमें सभी जो है मध्यकालीन भारत का इतिहास से संबंधित सभी प्रश्न को देखेंगे। आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन को। मित्रों, इससे पहले हम लोग प्राचीन भारत का इतिहास देख चुके हैं, जो 2003 से लेकर 2021 तक जेपीएससी एग्ज़ाम में पूछे गए सभी प्रश्न थे। तो आप लोग जो भी उस वीडियो को नहीं देखे हैं उनसे मेरा नम्र निवेदन है कि आप लोग उस वीडियो को अवश्य देख लीजिए। और पीवाईक्यू का जो है मैंने पेपर फर्स्ट का भी एक वीडियो अपलोड किया है और सभी पीवाईक्यू को मैं करा दूंगा। तो आप लोग हमारे चैनल पे बने रहिएगा और अपने सभी मित्रों तक अवश्य शेयर कीजिएगा। आपके शेयर करने से जो है किसी का भला हो सकता है। तो आइए देखते हैं हम लोग मध्यकालीन इतिहास। दिल्ली सल्तनत से संबंधित पहला प्रश्न है, शाहनामा का लेखक कौन था। तो इसका आंसर है फिरदौसी। इसके बारे में डिटेल्स देखते हैं। यह जो है जेपीएससी एई एग्ज़ाम 19 जनवरी 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका डिटेल्स देखिए। शाहनामा नामक ग्रंथ की रचना फिरदौसी ने फारसी भाषा में की है। शाहनामा की रचना के लिए महमूद गजनवी ने शाहनामा के प्रत्येक शब्द के लिए 1 दिनार देने का वचन दिया था। आगे देखिए क्वेश्चन, निम्न में से किसने सुप्रसिद्ध साहित्यिक ग्रंथ तहकीके हिंद की रचना की। तो इसका आंसर है अल-बिरूनी। अल-बिरूनी इसका जो है सही आंसर है। अल-बिरूनी जो है ईरानी मूल का फारसी लेखक था। इसका जन्म 973 ईस्वी में ख्वारिज़्म जीवी में हुआ था। सुल्तान महमूद गजनवी के शासनकाल में 1030 ईस्वी में उसने अपनी विख्यात पुस्तक तहकीके हिंद या किताबुल हिंद की रचना की। अल-बिरूनी का विवरण जो है 11वीं शताब्दी के भारतीय सामाजिक जीवन पर महत्वपूर्ण प्रकाश डालता है। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन, प्रसिद्ध अरब विद्वान इब्न बतूता निम्न में से किसके शासनकाल में भारत आया था। तो इसका आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। मोरक्को यात्री इब्न बतूता मध्य एशिया के मार्ग से होते हुए 1333 ईस्वी में सिंध पहुंचा। उस समय मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 ईस्वी तक दिल्ली का शासक था। सुल्तान ने उसकी विद्वता से प्रभावित होकर उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया। इब्न बतूता को 1342 ईस्वी में चीन जाकर मंगोल शासक से सुल्तान के दूत के रूप में भेंट करने का आदेश दिया गया। उसने अपनी पुस्तक रेहला में भारत के सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक परिस्थितियों के संबंध में वर्णन किया। इब्न बतूता का जो पुस्तक था रेहला था और यह मोरक्को का यात्री था। इतना आप लोग कम्प्लीटली याद रखिएगा, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। प्रथम वास्तविक मेहराब किस सल्तनतकालीन स्मारक में दृश्यतीत है। तो इसका आंसर है बलबन का मकबरा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। बलबन का मकबरा किलाए पिथौरा के दक्षिण पूर्व में स्थित है। प्रथम वास्तविक मेहराब बलबन के मकबरा में दिखाई देता है। इस मकबरे का जो है कक्ष वर्गाकार है। इल्तुतमिश के मकबरे में गुंबद के चौकोर कोने में गोलाई लाने के लिए जिस शैली का प्रयोग किया गया है उसे स्क्रीच शैली के नाम से जाना जाता है। यह मकबरा एक कक्षीय है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद तथा 2.5 दिन का झोंपड़ा क्रमशः स्थित है। तो क्या है। तो देखिए, ये जो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद है ये आपका दिल्ली में है और 2.5 दिन का झोंपड़ा जो है ये मस्जिद है, यह अजमेर में है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण 1197 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली विजय के उपलक्ष्य में दिल्ली में करवाया था। यह पहले जैन मंदिर था। 1230 ईस्वी में इल्तुतमिश ने इस मस्जिद के प्रांगण को दोगुना कराया था, जबकि अलाउद्दीन खिलजी ने इस मस्जिद का विस्तार करवाया और कुरान की आयतें लिखवाई। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण कराया। यह पहले संस्कृत विश्वविद्यालय था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जजिया सल्तनत काल में मूल रूप से एक प्रकार का कर था, यानी टैक्स, गैर मुस्लिमों पर यानी नॉन मुस्लिम पे लगाया जाता था। कौन सा कर? जजिया, तथा जिसके प्रतिफल में प्राप्त होता था। तो इसका आंसर है जीवन एवं संपत्ति की सुरक्षा, सैन्य सेवा से छूट। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। दोनों ए और बी दोनों सही है। जजिया गैर मुसलमानों से उनके जीवन, सम्मान व संपत्ति की सुरक्षा के बदले लिया जाने वाला कर, जिसे अदा कर वे सैनिक सेवा से मुक्त हो जाते थे। लगभग इसी प्रकार तुरुष्कंड
तुरुष्क दंड नामक कर कनौज के गढ़वालों ने अपने साम्राज्य में बसे तुर्क निवासियों पर लगाया था, जो सल्तनत काल में जो जजिया का भुगतान करते थे उन्हें अदले जीमा अथवा जीमी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तुर्की कुलीन वर्ग तुर्काने चहलगामी किसने बनाया था? तो इसका आंसर है इल्तुतमिश। तुर्काने चहलगानी जो है इल्तुतमिश ने बनाया था। गुलाम वंश का शासक इल्तुतमिश 1211 से 1236 तक इनका शासनकाल रहा। ने 40 गुलाम सरदारों के एक गुट का गठन किया। इस संगठन का नाम तुर्काने चहलगामी रखा गया। कुछ इतिहासकारों ने इसे 40 अमीरों का दल अथवा चालीसा कहकर संबोधित किया है। बलबन ने इस गुट को समाप्त कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सल्तनत शासक ने सीमा विस्तार की नीति नहीं अपनाई? तो इसका आंसर है बलबन। देखिए, बलबन जो है लौह और रक्त की नीति अपनाने वाला शासक था। इलबरी जाति के गयासुद्दीन बलबन ने सीमा विस्तार की नीति नहीं अपनाई। बलबन पहला सुल्तान था जिसने राजत्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उसने राजत्व को नियाबत खुदाई ईश्वर द्वारा प्रदत्त तथा राजा को जिल्ले इलाही ईश्वर की छाया कहा। उसने मद्यपान का निषेध किया और सजदा तथा पायबोस ईरानी परंपरा की शुरुआत की। उसने स्वयं को अफरासियाब का वंशज घोषित किया एवं नवरोज त्यौहार का प्रारंभ किया। वो रक्त की शुद्धता तथा कुलीनता में विश्वास करता था। उसने दीवाने अर्ज नामक पृथक सैन्य विभाग का गठन किया। लौह एवं रक्त की नीति के माध्यम से अपने विरोधियों का दमन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट इसका जो है व्याख्या देख लेते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक को अपनी उदारता एवं दीनी प्रवृत्ति के कारण लाख बख्श यानी लाखों का दानी कहा गया है। इतिहासकार मिनहाज ने उसकी दानशीलता के कारण ही उसे हातिम द्वितीय की संज्ञा दी है। कुतुब मीनार के निर्माण का कार्य प्रारंभ करने का श्रेय उसी को है यानी कुतुबुद्दीन ऐबक को है। और इल्तुतमिश खिलअत का प्रमाण पत्र पाने वाला पहला तुर्क सुल्तान था। यह प्रथम तुर्क सुल्तान था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलवाए। बलबन दिल्ली सल्तनत का ऐसा पहला सुल्तान था जिसने अपने राजस्व सिद्धांत की विस्तार पूर्वक व्याख्या की, जिसने तुर्क प्रभाव को कम करने के लिए फारसी परंपरा पर आधारित सिजदा व पायबोस को अनिवार्य कर दिया। कुतुबुद्दीन ऐबक एक तुर्क था, तो इसका आंसर है तुर्क गुलाम था। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। भारत में तुर्की साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 ईस्वी तक एक तुर्क गुलाम था। ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस्लाम की विजय तथा गौरव को प्रदर्शित करने के लिए दिल्ली में कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया। ऐबक के काल की दूसरी इमारत जो है कुतुब मीनार है। यह दिल्ली के महरौली गांव में स्थित है। इसके अतिरिक्त कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद का निर्माण करवाया जो पहले एक संस्कृत पाठशाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी के आक्रमण ने, तो इसका जो सही आंसर है भारतीय नरेशों की सैन्य दुर्बलताओं को प्रकट किया। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। मोहम्मद गजनवी व मोहम्मद गौरी दोनों अपनी समय के आक्रमणकारी थे। हालांकि मोहम्मद गौरी में मोहम्मद गजनवी जैसी प्रतिभा नहीं थी। एक तरफ जहां मोहम्मद गजनवी विजय और धन संग्रह करने में लीन रहा, वहीं मोहम्मद गौरी ऐसा साम्राज्य स्थापित करने में सफल रहा जो शताब्दियों तक अस्थायी रहा। दोनों ने भारतीय नरेशों की सैन्य दुर्बलताओं को उजागर किया। मोहम्मद गजनवी ने चिरस्थायी सांस्कृतिक छाप नहीं छोड़ी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद गजनी के साथ भारत आने वाला मुस्लिम विद्वान था, कौन था? तो अल-बिरूनी। मोहम्मद गजनवी के साथ कौन आया था? तो अल-बिरूनी भारत आने वाले अरब यात्रियों में सबसे प्रमुख था। यह मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था। अल-बिरूनी द्वारा रचित तहकीके हिंद 11वीं शताब्दी के भारत का चित्र प्रस्तुत करती है। नेक्स्ट देखते हैं, खिलजी वंश से संबंधित जो पूछे गए हैं प्रश्न उसको देखते हैं। किरोरी शब्द राजस्व अधिकारी के रूप में निम्न में से किस शासक के प्रशासनिक पद्धति से संबंधित था? तो इसका आंसर है अकबर। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। इसका एक्सप्लेन देखते हैं हम लोग। मुगल बादशाह अकबर के शासनकाल में किरोरी का कार्यालय 1574-75 ईस्वी में बनाया गया। यह राजस्व के मूल्यांकन और संग्रह दोनों का प्रभारी था। किरोरी की नियुक्ति प्रांत के दीवान द्वारा की जाती थी। किरोरी और उनके एजेंटों के वास्तविक संग्रह के घाटों का ऑडिट गांव के पटवारी के कागजात की मदद से किया जाता था। आगे देखते हैं हम लोग, किस सुल्तान के
बारे में कहा जाता है कि उसने भूमि कर को उत्पादन के 50% तक कर दिया था? तो इसका आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने भूमि कर को 50% तक कर दिया था। सुल्तान अलाउद्दीन ने सिकंदर द्वितीय यानी सिकंदर सानी की उपाधि धारण की और उसे अपने सिक्कों पर अंकित कराया। अलाउद्दीन ने यामीन उल खिलाफत व नासिरी अमीर उल मोमिनीन खलीफा का नायब की उपाधि ग्रहण की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 नंबर। दशमलव प्रणाली के आधार पर सेना का गठन किया था? किसने किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। दशमलव प्रणाली के आधार पर सेना का गठन सर्वप्रथम अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। इस सुसंगठित सेना अलाउद्दीन खिलजी की विजय आकांक्षाओं की पूर्ति एवं उनकी निरंकुशता को बनाए रखने के लिए आवश्यक थी। अतः अलाउद्दीन खिलजी ने सेना के पुनर्गठन में विशेष दिलचस्पी ली। आगे देखें, निम्न में से किसे अलाउद्दीन खिलजी के साथ खिलजी साम्राज्य के पतन का कारक माना जाता है? तो इसका आंसर है मलिक काफूर को। मलिक काफूर को अलाउद्दीन खिलजी के साथ खिलजी साम्राज्य के पतन का कारक माना जाता है। अलाउद्दीन खिलजी की आक्रामक नीतियों को खिलजी साम्राज्य के पतन के कारणों में से एक माना जाता है। तुगलक वंश से संबंधित प्रश्नों को देखिए। फुतुहत फिरोज शाही के लेखक कौन थे? तो इसका आंसर है फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। फुतुहत फिरोज शाही का लेखक फिरोज शाह तुगलक हैं। यह फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा है। अमीरे को ही एक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था? तो इसका आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा यानी MBT द्वारा। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा जो है अमीरे को ही एक नया विभाग जो है मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा प्रारंभ किया गया था। दीवाने अमीर को ही कृषि विभाग जिसे कहते हैं मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा स्थापित कार्य इसका क्या था? तो कृषि के तहत भूमि का विस्तार करना, मालगुजारी व्यवस्था के सुदृढ़ करना। दीवाने मुस्तखराज इसका मतलब हुआ राजस्व विभाग। अलाउद्दीन खिलजी इसका कार्य क्या था? बकाया करों की वसूली करना, राजस्व एकत्र करने वाले पदाधिकारियों का हिसाब रखना। दीवाने बंदगान दास विभाग फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित किया गया कार्य दासों की संख्या में वृद्धि करना एवं उनकी समस्याओं का समाधान करना। सिकंदर लोदी आगरा नगर की स्थापना एवं राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित करना। राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक था? तो फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388 ईस्वी सल्तनत काल का कल्याणकारी निरंकुश शासक था। मुस्लिम स्त्रियों, विधवाओं एवं लड़कियों की सहायता हेतु दीवाने खैरात नामक नए विभाग की स्थापना की तथा दासों की देखभाल के लिए दीवाने बंदगान नामक नए विभाग की स्थापना की। इसके अतिरिक्त कट्टर सुन्नी मुसलमान फिरोज शाह तुगलक ने सरकारी यानी राज्य खर्च पर मुस्लिमों के लिए मक्का मदीना की हज यात्रा की व्यवस्था करने वाला प्रथम शासक था। फिरोज शाह तुगलक हिंदुओं को जिम्मी इस्लाम स्वीकार न करने वाले कहा तथा हिंदू ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया। विविध से हम लोग देखते हैं सल्तनत कालीन में जो है विविध एक टॉपिक है, इससे जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको देखते हैं। तोताए हिंद उपनाम से विख्यात प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो निम्न सभी के समकालीन था सिवाय। तो यह जो है इल्तुतमिश के समकालीन नहीं थे बल्कि सभी गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन बलबन, अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन तोताए हिंद यानी अमीर खुसरो थे। तो इसका देखते हैं एक्सप्लेन। अबुल हसन यमीनुद्दीन खुसरो 1253 से 1325 ईस्वी आम लोगों में अमीर खुसरो नाम से प्रसिद्ध है। यह एक महान संगीतकार, विद्वान व कवि थे। वह सूफी रहस्यवादी के थे तथा दिल्ली वाले निजामुद्दीन औलिया उनके आध्यात्मिक गुरु थे। उन्होंने फारसी व हिंदवी में काव्य रचना की। इन्होंने सल्तनत के 8 सुल्तानों का शासनकाल देखा। दिए गए विकल्पों में सुल्तान इल्तुतमिश के राज दरबार से उनका संबंध नहीं था। प्रमुख रचनाएं अमीर खुसरो का क्या क्या है? किरानुस्सादैन, लैला व मजनू, हस्त बिहिस्त, नूह सिपहर, तुगलकनामा, खजाइनुल फुतूह, तारीख़ अलाई, ये सभी जो है अमीर खुसरो की रचनाएं हैं। निम्नलिखित युग्मों में से गलत युग्म की पहचान कीजिए। तो औलिया मध्य प्रदेश, यह जो है निम्नलिखित युग्मों में से गलत युग्म की पहचान कीजिए। तो इसमें जो है गलत युग्म कौन सा है? गलत जोड़ा जो है औलिया मध्य प्रदेश, ये गलत है। बाकी चिश्ती दिल्ली और द्वाब, सुहरवर्दी सिंध, फिरदौसी बिहार। इसका व्याख्या देखते हैं। चिश्ती दिल्ली और द्वाब, सुहरवर्दी सिंध इलाके में और औलिया निजामुद्दीन औलिया वगैरह जो थे ये दिल्ली में, फिरदौसी बिहार में। निम्न में से कौन 12वीं शताब्दी में गजनी साम्राज्य के पूर्ण विनाश का उत्तरदायी था? तो इसका आंसर है गौर का अलाउद्दीन हुसैन। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। गजनवियों के
ने गौर के शासक अलाउद्दीन हुसैन शाह के भाई को पकड़कर उसे विशेष विष देकर मार दिया था। इसके बदले में हुसैन शाह ने गजनवी शासक बहराम शाह को हराकर गजनी शहर पर कब्जा कर लिया था। अथावाना का क्या मतलब होता है? तो इसका आंसर है भू राजस्व विभाग। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अथावाना या अठवने का मतलब है भू राजस्व विभाग। मध्यकाल में दक्षिण भारत में अठवने नामक भू राजस्व विभाग, जहाँ इससे संबंधित अधिकारी तथा कागज आदि रखे जाते थे। 14वीं शताब्दी में जावा की पुस्तकों में जम्बू द्वीप किस देश को कहा गया है? तो भारत को जो है जम्बू द्वीप कहा गया है 14वीं शताब्दी में जावा की पुस्तक में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन समय में भारत में रहने वाले लोगों को जम्बू द्वीपवासी भी कहा जाता था। जम्बू, देखिए संस्कृत में जम्बू द्वीप का मतलब है जम्बू के पेड़ उगते थे, इसलिए ऐसा बोला गया है। मध्यकाल की सरकार एक समग्र संरचना थी। यह विलय था, किसमें विलय था? तो फारस, अरब, तुर्क, मंगोल, भारतीय तत्वों का। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। मध्यकाल की सरकार की एक समग्र संरचना फारस, अरब, तुर्क, मंगोल व भारतीय तत्वों का मिश्रण था। फारस की खाड़ी व अरब देशों से आए मुस्लिम शासकों, तत्पश्चात मुगलों, तुर्की, मंगोल तथा तत्कालीन भारतीय शासन पद्धति के सम्मिश्रण के परिणामस्वरूप मध्यकाल की सरकार व शासन प्रणाली का निर्माण हुआ। आगे देखिए विजयनगर साम्राज्य से संबंधित प्रश्न को। प्रसिद्ध हजारा मंदिर विद्यमान हिंदू मंदिर स्थापत्य कला का अभूतपूर्व नमूना है। यह निम्न किस शासक के काल में निर्मित हुआ? तो इसका आंसर है कृष्णदेवराय के शासनकाल में। विजयनगर शासक कृष्णदेवराय ने हजारा एवं विठल स्वामी मंदिर का निर्माण करवाया था। कृष्णदेवराय ने नागलपुर नामक नगर बसाया था। इनकी उपाधि आंध्र भोज थी। इनका शासन काल जो है तेलुगु साहित्य का क्लासिकी युग है। आगे क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित राज्यों में से दो भाइयों हरिहर तथा बुक्का ने किसकी रचना की थी? तो इसका आंसर है विजयनगर राज्य की स्थापना की थी, जिसे विजयनगर साम्राज्य भी कहते हैं। विजयनगर राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का दोनों भाइयों द्वारा की गई थी। विजयनगर का शाब्दिक अर्थ है जीत का शहर। हरिहर तथा बुक्का कंपीली राज्य के मंत्री थे। विजयनगर मध्ययुगीन भारत का प्रथम हिंदू साम्राज्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से किसे आंध्र भोज भी कहा जाता है? तो इसका आंसर है कृष्णदेवराय को जो आंध्र भोज भी कहा जाता है। कृष्णदेवराय 1509 से 1529 ईस्वी मध्यकालीन भारत का महान हिंदू शासक था। उसका शासन तेलुगु साहित्य का स्वर्ण काल कहलाता है। उसके दरबार में तेलुगु के 8 प्रधान कवि थे तथा उसे आंध्र प्रदेश का भोज भी कहा गया है। उसने अमुक्त माल्यद नामक रचना की जो तेलुगु भाषा के 5 महाकाव्यों में से एक है। नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट है 15वीं और 16वीं शताब्दियों के धार्मिक आंदोलन से संबंधित प्रश्न है। निम्नलिखित कृतियों को उनके लेखक से सुमेलित करके सही कूट में से उत्तर चुनिए। तो देखते हैं इसका सही मेल जो है वह है आपका ऑप्शन नंबर ए का 3 यानी हकाइके हिंदी, यह जो है अब्दुल वाहिद बिलग्रामी से संबंधित है। और बी का फर्स्ट है तहजीबुल अखलाक इब्न मिस्काविया से संबंधित है। सी का 4 से संबंधित है कुंजुल तिजार, यह जो है आपका बैलक अल कबायकी से संबंधित है। और चौथा जो है दू से संबंधित है जवामिउल हिकायात, यह जो है सदरुद्दीन मोहम्मद औफी से संबंधित है। तो इस तरह से मैंने इसको कर दिया है। भारत में चिश्ती सिलसिला किसने प्रारंभ किया? तो इसका आंसर है शेख मोइनुद्दीन चिश्ती यानी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जिनका दरगाह जो है अजमेर शरीफ में है। तो चिश्ती सिलसिले का प्रारंभ मोइनुद्दीन चिश्ती ने की। शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी तथा फरीदुद्दीन गंज शकर भी चिश्ती सिलसिले से संबंधित है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अति कट्टरपंथी सूफी संप्रदाय था तो कौन था? तो नक्शबंदी। नक्शबंदी सिलसिले के स्थापना 14वीं शताब्दी में ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी ने की थी। यह सूफियों में सबसे कट्टर सिलसिला था। नक्शबंदी सिलसिला संगीत के विरुद्ध था। औरंगजेब नक्शबंदी सिलसिले का अनुयायी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली के 8 सुल्तानों का शासन देखा था? तो इसका आंसर है अमीर खुसरो। अभी अमीर खुसरो के बारे में हम लोग ऊपर में देखें। इन्हें तोताए हिंद कहा जाता है और इनकी रचना भी हमने ऊपर देख चुका है। तो इनका जो जन्म हुआ था अमीर खुसरो का, वो कहाँ हुआ था? तो उत्तर प्रदेश के एटा ज़िले में पटियाली गांव में हुआ था।
आगे देख लेते हैं हम लोग, विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर है रामानुजाचार्य। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत के प्रतिपादक यानी संस्थापक रामानुजाचार्य थे। वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैत मत या पुष्टि मार्ग के संस्थापक थे। इनके सम्मान में भारत सरकार ने 1977 में 1 रुपये का डाक टिकट जारी किया था। माधवाचार्य द्वैतवाद के प्रतिपादक थे। द्वैतवाद वेदांत के 3 प्रमुख दर्शनों में से एक है। मुगल साम्राज्य से संबंधित प्रश्न देखिए, प्रशासन व वित्त व्यवस्था, संस्कृति एवं कला, निम्न में से कौन शासक अशिक्षित था? तो अकबर जो है अशिक्षित शासक था। मुगल बादशाह अकबर अशिक्षित था, लेकिन उसके द्वारा किए गए कार्यों में उसे महान बना दिया। उसने लगभग 50 वर्षों तक शासन किया था। अकबर विश्व के महान साम्राज्य निर्माताओं तथा प्रशासकों में स्थान रखता है। यह आदर्श मानव लोक कल्याणकारी प्रशासक, महान विजेता तथा साम्राज्य निर्माता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? तो डायरेक्ट हम लोग आंसर देखते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था। खानवा का युद्ध 1527 में, प्लासी का युद्ध 1757 में, चित्तौड़गढ़ का युद्ध हुआ था 1567 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जजाऊ का निर्णायक युद्ध किन 2 मुगल राजकुमारों के बीच हुआ था? तो इसका आंसर है बहादुर शाह प्रथम और मोहम्मद आजम शाह के बीच में। सन 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात मुगल शासक साम्राज्य में उत्तराधिकारी को लेकर संघर्ष शुरू हो गया था। इसी क्रम में मुअज्जम बहादुर शाह प्रथम, जिसे कहा जाता है, वह मोहम्मद आजम के बीच सामूगढ़ के पास जजाऊ में निर्णायक युद्ध हुआ था। 112 नंबर प्रश्न देखिए, मुगल काल में निम्नलिखित में से किस महिला ने ऐतिहासिक विवरण लिखे हैं? तो इसका आंसर है गुलबदन बेगम। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। मुगल काल की उपरोक्त चारों ही महिलाओं ने उच्च शिक्षा एवं साहित्य के क्षेत्र में प्रतिष्ठा स्थापित की। बाबर की पुत्री गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा नामक ऐतिहासिक ग्रंथ लिखा था। नूरजहां जहांगीर की पत्नी थी, जिसने नूरजहां गुट बनाकर शासन में हिस्सा लिया। जहां आरा बेगम शाहजहां की बड़ी पुत्री थी, जिसने उत्तराधिकार के युद्ध में दारा का साथ दिया था तथा शाहजहां के बंदी जीवन में उसके साथ रही। जेबुन्निसा औरंगजेब की पुत्री थी, जिसे विद्रोही शाहजादा अकबर द्वितीय से पत्र व्यवहार करने के कारण औरंगजेब ने निर्वासित कर दिल्ली भेज दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कर व्यवस्था को बंदोबस्त व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है, तो कौन सा? जाप्ती। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। जाप्ती कर व्यवस्था को बंदोबस्त व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। भूमि की माप करके नगद वसूली को जब्ती प्रणाली कहा जाता है। भूमि की माप करके अनाज के रूप में वसूली को नस्क या मुख्तई या कनकूद प्रणाली कहा जाता है। उत्पादित फसल के अनुमान के आधार पर लगान निर्धारण को गल्ला बख्शी यानी बटाई कहा जाता है। आईने 10 साला टोडरमल बंदोबस्त अकबर के समय में 1580 ईस्वी में लागू की गई थी। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? तो औरंगजेब को कहा जाता है जिंदा पीर। औरंगजेब व्यक्तिगत दृष्टि से कट्टर सुन्नी मुसलमान इस्लाम के कानूनों को अक्षरशः मानने वाला और अपनी कट्टर सुन्नी प्रजा के लिए जिंदा पीर था। वह नमाज और रोजे में नियमित था। मुगल बादशाहों में धार्मिक दृष्टि से बहुत चरित्रवान बादशाह था। आगे क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन औरंगजेब के बारे में सत्य है? तो इसका आंसर है, उसने सिक्कों पर कलमा लिखवाना बंद कर दिया, नवरोज़ का त्यौहार मनाना समाप्त कर दिया, मुहतसिब नियुक्त किया। ये सभी सही है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। औरंगजेब एक कट्टर मुगल शासक था। इसने 1658 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक लगभग 49 साल तक शासन किया। उसने सिक्कों पर कलमा लिखवाना तथा नवरोज़ का त्यौहार मनाना बंद कर दिया और मुहतसिब नामक नए उत्तराधिकारी की नियुक्ति की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सिंहासनारूढ़ होने के पश्चात सम्राट औरंगजेब कहलाया? तो इसका आंसर है मुहियुद्दीन मोहम्मद। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। मुहियुद्दीन मोहम्मद सिंहासनारूढ़ होने के पश्चात सम्राट औरंगजेब के नाम से जाना गया। उत्तराधिकारी युद्ध के समय औरंगजेब दक्षिण का सूबेदार था। औरंगजेब का प्रथम अभिषेक 31 जुलाई 1658 ईस्वी को और दूसरा राज्याभिषेक 15 जून 1659 ईस्वी को आगरा में हुआ। शासक बनते ही औरंगजेब ने आलमगीर की उपाधि धारण की। किस मुगल शासक ने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाया? तो इसका आंसर है जहांगीर। मुगल बादशाह जहांगीर ने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाया। 3 नवंबर 1605 ईस्वी को आगरा के किले में जहांगीर का राज्याभिषेक हुआ। उसने नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी की उपाधि धारण की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जहांगीर ने किस कलाकार को नादिर-उज़्ज़मा की उपाधि प्रदान की? तो इसका आंसर है अबुल हसन को। चित्रकला का चरमोत्कर्ष जहांगीर के काल में दिखाई देता है। जहांगीर के समय में अबुल हसन को नादिर-उद-जमा और उस्ताद मंसूर को नादिरुल अस्त्र की उपाधियाँ
दी गई। विश्वनाथ विशन दास इस युग का अत्यधिक कुशल चित्रकार था। जहांगीर के समय के कुछ अन्य प्रसिद्ध चित्रकारों में हेरात का अकारिजा और उसका पुत्र हसन था। सुलह कुल का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो अकबर के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अकबर ने दार्शनिक एवं धर्मशास्त्रीय प्रश्नों पर वाद विवाद करने के लिए फतेहपुर सीकरी में 1575 ईस्वी में इबादत खाना बनवाया। सभी धर्मों का सार संग्रह कर 1582 ईस्वी में उसने दीन इलाही नामक धर्म प्रवर्तित किया, जिसका प्रधान व्याख्याता बादशाह स्वयं था। इसी ने सुलह कुल का सिद्धांत प्रतिपादित किया था अकबर ने। अकबर के दरबार में आने वाले पहला अंग्रेज व्यक्ति कौन था? तो इसका आंसर है रॉल्फ फिंच। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। रॉल्फ फिंच 1583 से 1551 ईस्वी बादशाह अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यक्ति था। उसने आगरा और फतेहपुर सीकरी दोनों शहरों को लंदन से बड़ा और भव्य बताया। 1615 ईस्वी में टॉमस रो जेम्स प्रथम के पत्र को लेकर जहांगीर के समय भारत आया। अगला क्वेश्चन देखिए, अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? तो इसका आंसर है पंचमहल। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। पंचमहल फतेहपुर सीकरी में स्थित है। इसका निर्माण अकबर ने करवाया था। इसके निर्माण की प्रेरणा नालंदा के बौद्ध विहार से ली गई थी। इसके निर्माण का उद्देश्य हरम की महिलाओं को घूमने फिरने के लिए बनाया गया था। जोधाबाई का महल अकबर का निवास स्थान था। यह फतेहपुर सीकरी का सबसे बड़ा स्थापत्य है। बुलंद दरवाज़ा अकबर ने अपने गुजरात खानदेश, जिसे कहा जाता था, विजय 1572-73 के उपलक्ष्य में बनवाया था। 122 नंबर प्रश्न है, अकबर ने जिस मनसबदारी प्रणाली को लागू किया वह किस देश में प्रचलित प्रणाली से उधार ली गई थी? तो इसका आंसर है मंगोलिया। इसका एक्सप्लेन देखते हैं हम लोग। अकबर द्वारा शुरू की गई मनसबदारी व्यवस्था मंगोल नेता चंगेज खां की दशमलव प्रणाली से उधार ली गई थी। इसके अंतर्गत उन व्यक्तियों को सम्राट द्वारा एक पद प्रदान किया जाता था जो शाही सेना में होते थे। दिए जाने वाले पद को मनसब एवं इसे ग्रहण करने वाले को मनसबदार कहा जाता था। मनसबदारी व्यवस्था में जात को व्यक्ति के वेतन और प्रतिष्ठा तथा सवार पद से घुड़सवार दोस्तों की संख्या का ज्ञान होता था। मनसबदारों को वेतन नगद एवं जागीर दोनों रूपों में दिया जाता था। जहांगीर के समय सवार पद में दुअस्पा तथा सिंह अस्पा की व्यवस्था की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शुद्ध चांदी के रुपए का आविष्कार किसने किया? तो इसका आंसर है शेरशाह ने। मुगल काल में शुद्ध चांदी के रुपए का आविष्कार शेरशाह ने किया था। 3 धातुओं की सिक्का प्रणाली जो मुगलों की पहचान बनी वह शेरशाह द्वारा प्रारंभ की गई थी। पहला शुद्ध चांदी का रुपया शेरशाह के शासन में जारी किया गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, किस शासक को ग्रांड ट्रंक रोड यानी जीटी रोड के निर्माण का श्रेय दिया जाता है? तो इसका आंसर है शेरशाह सूरी को। शेरशाह सूरी को ग्रांड ट्रंक रोड के निर्माण का श्रेय दिया जाता है। ग्रांड ट्रंक रोड को जीटी रोड भी कहते हैं। शेरशाह सूरी ने अनेक सड़कों का निर्माण एवं पुरानी सड़कों का मरम्मत कराई। इसके द्वारा बनवाई गई सड़कें निम्न हैं। बंगाल से सोनार गांव से शुरू होकर दिल्ली तक, लाहौर होती हुई पंजाब में अटक तक जाती थी, आगरा से बुरहानपुर तक, आगरा से जोधपुर होती हुई चित्तौड़ तक, लाहौर से मुल्तान तक। ये सभी जो है शेरशाह सूरी द्वारा बनाया गया सड़क है। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो इसका आंसर है 1526 ईस्वी में जो है पानीपत का यानी वाटरलू का प्रथम युद्ध हुआ था। और यह जो है 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी की पराजय हुई और इसी के साथ बहलोल लोदी द्वारा स्थापित लोदी वंश का समापन हो गया। पानीपत के मैदान 2 और प्रमुख लड़ाइयाँ हुई थी। कौन कौन? 1556 में और 1761 ईस्वी में भी लड़ी गई थी। कौन सा युद्ध बाबर द्वारा नहीं लड़ा गया? तो देखिए इसमें जो है चौसा का युद्ध जो है बाबर द्वारा नहीं लड़ा गया। बाकी खानवा, चंदेरी, घाघरा ये सभी युद्ध जो है बाबर द्वारा लड़ा गया था। चौसा का युद्ध मुगल सम्राट हुमायूं और अफगान शेरशाह सूरी के बीच
26 जून 1539 ईस्वी को लड़ा गया था। इस युद्ध में शेर शाह की विजय हुई तथा हुमायूं किसी तरह एक भिश्ती के सहारे अपनी जान बचाने में सफल रहा। अगला क्वेश्चन देखिए, शेर शाह की मुद्रा दाम किस धातु की बनी थी? शेर शाह की मुद्रा दाम किस धातु की बनी थी? तो इसका आंसर है तांबे की। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। शेर शाह सूरी ने 1540 से 1545 ईस्वी के बीच शासन किया। उसने चांदी का रुपया तथा तांबे का दाम चलाया। तांबे का दाम 380 ग्रेन का था। सोने के सिक्के को मोहर के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन देखिए, हुमायूं को शेर शाह सूरी ने किस युद्ध में पराजित किया था? तो इसका आंसर है कन्नौज। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। कन्नौज बिलग्राम का युद्ध जो है 17 मई 1540 ईस्वी में शेर खान एवं हुमायूं के मध्य लड़ा गया, जिसमें हुमायूं की पराजय हुई थी। इस युद्ध के पश्चात शेर शाह ने आगरा व दिल्ली पर अधिकार कर लिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मददे माश था, तो मददे माश क्या था? तो भूमिदान था। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। भूमि कर विभाजन के आधार पर मुगल साम्राज्य की समस्त भूमि 3 वर्गों में विभक्त थी, जिसे खालसा भूमि, जागीर भूमि तथा सयुरगल भूमि कहा जाता था। सयुरगल भूमि को ही मददे माश भी कहा जाता था। सयुरगल भूमि को क्या कहा जाता था? तो मददे माश भी कहा जाता था। यह भूमि राज्य द्वारा अनुदान के रूप में दी जाती थी। इस तरह की अधिकांश भूमि अनुत्पादक होती थी। इस भूमि को मिल्क भी कहा जाता था। विविध मुगलकालीन टॉपिक से जो है विविध प्रश्न देखते हैं। विविध टॉपिक से, हेमचंद्र विक्रमादित्य भारतीय इतिहास में किस नाम से जाने जाते हैं? तो इसका आंसर है हेमू। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। हेमू जो है मध्यकालीन भारत के महान हिंदू योद्धा थे, जिन्हें मध्यकालीन दिल्ली का एकमात्र हिंदू शासक होने का गौरव प्राप्त है। इन्होंने आदिल शाह की ओर से लड़े 24 में से 22 युद्धों में विजय प्राप्त की थी। अतः आदिल शाह ने हेमू को विक्रमादित्य की उपाधि प्रदान की थी। पानीपत के द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 ईस्वी में अकबर ने हेमू को हराया। मुमताज महल का असली नाम क्या था? तो इसका आंसर है अर्जुमंद बानो बेगम जो है मुमताज महल का असली नाम था, रियल नाम था। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। मुमताज महल का असली नाम अर्जुमंद बानो बेगम था। मुमताज महल का विवाह 1612 ईस्वी में शाहजहां से हुआ था। ज्ञातव्य है कि मुमताज महल के पिता का नाम आसफ खां था। विश्व प्रसिद्ध ताजमहल मुमताज की मृत्यु के पश्चात उसकी याद में शाहजहां ने बनवाया था। निम्न में से शाहजहां के किस पौत्र या पौत्रों ने औरंगजेब की पुत्र या पुत्रियों से वैवाहिक संबंध किए? तो इसका जो आंसर है वह आपका ए और बी दोनों, यानी सिपीहर शिकोह दारा शिकोह का पुत्र और इजीत बख्श मुराद का पुत्र। ए और बी दोनों सही है। शाहजहां के पौत्र सिपीहर शिकोह जो दारा शिकोह का पुत्र था ने औरंगजेब की पुत्री जुब्बतुन निसा से तथा इजीत बख्श जो मुराद का पुत्र था ने औरंगजेब की दूसरी पुत्री मेहरुन निसा से वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। अतः दिए गए दोनों विकल्प सही हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अबुल फजल की मृत्यु इनमें से किसके कारण हुई? तो इसका आंसर है शाहजादा सलीम के कारण। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका एक्सप्लेन देखते हैं। अबुल फजल शेख मुबारक का पुत्र था। अकबर की उदार धार्मिक नीति का उस पर बहुत प्रभाव पड़ा। यह दीन इलाही का प्रधान पुरोहित भी रहा। उसने अकबरनामा ग्रंथ लिखा 1602 ईस्वी में। जहांगीर अर्थात शहजादा सलीम ने वीर सिंह बुंदेला के द्वारा उसकी हत्या करवा दी। मराठा राज्य एवं संघ से संबंधित प्रश्नों को देखिए। किसने कहा कि हमें जर्जर वृक्ष के तने पर प्रहार करना चाहिए, शाखाएं तो स्वतः गिर जाएंगी, इसलिए मराठा ध्वज कृष्णा से सिंधु तक लहराना चाहिए? तो इसका आंसर है बाजीराव प्रथम। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। 1720 ईस्वी में शाहू ने बालाजी विश्वनाथ के बड़े पुत्र बाजीराव प्रथम को पेशवा नियुक्त कर दिया। बाजीराव प्रथम ने मुगल साम्राज्य के भावी पतन से मराठों के लिए लाभ उठाने का निश्चय किया और शाहू से कहा कि अब समय आ गया है कि हम विदेशियों को भारत से निकाल दें और हिंदुओं के लिए अमर कीर्ति प्राप्त कर लें। हमारे प्रयत्नों से मराठा पताका कृष्णा नदी से अटक तक फहराने लगेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा किला शिवाजी द्वारा सर्वप्रथम जीता गया?
तो इसका जो आंसर है तोरण। तोरण जो है, तोरण का किला शिवाजी द्वारा सबसे पहले जीता गया। छत्रपति शिवाजी का जन्म जो है 1627 ईस्वी में पुणे महाराष्ट्र के शिवनेरी किले में हुआ था। शिवाजी ने सर्वप्रथम 1646 ईस्वी में तोरण के किले पर अधिकार किया। यह किला बीजापुर के आदिल शाह के अधीन था। यह किला महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित है। इसे प्रचंडगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस किले में से राजाराम 8 वर्षों तक मुगलों के अधिकार में रहा? तो इसका आंसर है जिंजी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। जिंजी किले की घेराबंदी 1690 से 98 ईस्वी तक तब शुरू हुई जब मुगल सम्राट औरंगजेब ने जुल्फिकार अली खान को कर्नाटक के नवाब के रूप में नियुक्त किया और उसे जिंजी के किले को घेरने और कब्जा करने के लिए भेजा। इस प्रकार मराठा शासक राजाराम 8 वर्षों तक मुगलों के अधिकार में रहा। जिंजी की घेराबंदी इतिहास में किसी एक मुगल सेना द्वारा की गई सबसे बड़ी घेराबंदी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसने सम्राट बहादुर शाह द्वितीय के 2 पुत्रों एवं 1 पौत्र का कत्लेआम किया? तो इसका जो आंसर है लेफ्टिनेंट हडसन। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। इसका एक्सप्लेन देखते हैं। मई में दिल्ली में विद्रोह के प्रकोप का अंत अंग्रेजों द्वारा मुगल शासन पर पूर्ण रूप से शिकंजा कसे जाने के साथ हुआ। 19 सितंबर 1857 को लाल किले पर अंग्रेजों का फिर से कब्जा हो गया। 20 सितंबर को लेफ्टिनेंट हडसन द्वारा बहादुर शाह को गिरफ्तार कर लिया गया। अगले ही दिन बहादुर शाह के 2 पुत्र मिर्जा मुगल और मिर्जा खिज्र सुल्तान और उनके पोते मिर्जा अबू बख्त को लेफ्टिनेंट हडसन ने पकड़ लिया तथा दिल्ली गेट के पास खूनी दरवाजे पर गोली मार दी गई। नेक्स्ट देखते हैं, शिवाजी ने कब छत्रपति की उपाधि ग्रहण की? तो इसका आंसर है 1674 ईस्वी में। शिवाजी 6 जून 1674 ईस्वी की रायगढ़ में मराठों के राजा के रूप में ताज पहना और छत्रपति की उपाधि धारण की। शिवाजी का जन्म 19 फरवरी 1630 ईस्वी को पुणे के शिवनेरी किले में हुआ था। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? तो इसका जो आंसर है 1761 ईस्वी में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। पानीपत का तीसरा युद्ध जो है 14 जनवरी 1761 ईस्वी में पानीपत में दिल्ली से लगभग 60 मील उत्तर में मराठा साम्राज्य और अफगानिस्तान के अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। इस युद्ध में मराठों का नेतृत्व सदाशिवराव भाऊ ने किया था। इस युद्ध का अंत मराठा की पराजय से हुआ।